Welcome students. My name is Tarun Sachdeva. This is lecture 12 on basic element of mechanical engineering. Today we are going to understand what is entropy and how to calculate the entropy for different processes. And this in this lecture we're going to understand the concept of entropy change, the entropy generation, and the principle of increase of entropy. So today's lecture is basically based on entropy. Before going to start my lecture, I request you to follow us on Facebook, Twitter, and our YouTube channel. So first of all, before starting the topic of entropy, let us understand there is something called Clausius inequality. Actually, what it is, there was some scientist RJE Clausius who gave a inequality which is this one. This inequality, which is given by the Clausius, is basically the cyclic integral of del q by t always less than equals to 0. So इसका मतलब बेसिकली क्या है? During this 18th century, the Clausius gave some inequality. ओके, बेसिकली ये इनक्वालिटी क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी अगर साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है डिफरेंट प्रोसेसेस को मिला करके, अगर कोई साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है तो उस साइकिल में जितनी भी हीट का इंटरेक्शन है टू एंड फ्रो, कोई भी हीट का इंटरेक्शन हो, या तो वो सिस्टम को उस ड्यूरेशन उस साइकिल में किसी प्रोसेस में इनपुट हो रही होगी या फिर आउटपुट हो रही होगी, है ना, या तो रिजेक्ट हो रही होगी या ऐड हो रही होगी, तो ऐसी एनर्जी का को उसके उस टेम्परेचर, उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करके उसका साइक्लिक इंटीग्रल, यानी कि टोटल एनर्जीज का इंटरेक्शन को अगर मैं उसके टेम्परेचर से डिवाइड करूं तो उसका समीशन जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा 0. ये बेसिकली क्लॉजियस की फाइंडिंग्स थी और उस फाइंडिंग को नाम दिया गया क्लॉजियस इनक्वालिटी. अब सपोज करो अगर मैं इस इनक्वालिटी के बारे में बात करना चाहूं तो सपोज करो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट है जो कि Q1 है और T1 टेम्परेचर पे साइकिल में इनपुट हो रही है, यानी कि साइकिल में ऐड हो रही है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q2 है जो कि T2 टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ Q3 है जो कि T3 टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रही है. ठीक है, सो ये कुछ हीट का इंटरेक्शन है जो इस साइक्लिक प्रोसेस में हो रहा है. ठीक है, साइकिल में हो रहा है. तो इस इनक्वालिटी का क्या कहना है, क्लॉजियस का क्या कहना है? क्लॉजियस का कहना है कि ये क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल का समीशन है ना. ये सर्कल जो है ये साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटीग्रेशन साइन जो है वो समीशन को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मैं इसको इलैबोरेट करके लिखूं तो इसका मतलब यह है कि Q1 by T1 which is a absolute temperature, Kelvin temperature, will be equals to Q1 by T1. Q1 क्योंकि एडिड है साइकिल के अंदर तो वो पॉजिटिव होगी. Q2 जो है इसका साइन का भी हमें ध्यान रखना होगा, है ना. हीट रिजेक्टेड है तो नेगेटिव, हीट एडिशन है तो पॉजिटिव. सो Q2 by T2, एज Q2 इज हीट रिजेक्टेड तो ये माइनस आनी चाहिए, है ना, प्लस ये समीशन क्या है, ये जो हम प्लस कर रहे हैं ये इस इंटीग्रेशन साइन का मतलब है. सो Q3 by T3. So this is always also negative because it is rejected during the cycle. So this should be less than equals to 0. So ये inequality कहती है Clausius की, the summation of the heat to its temperature will always be less than equals to 0. Now this equals to sign will comes, this equals to sign will come for for reversible cycles. जो साइकिल रिवर्सिबल जो साइकिल रिवर्सिबल साइकिल्स हैं उनके लिए ये साइन इक्वालिटी का आता है, और जो साइकिल्स इरिवर्सिबल हैं वो साइकिल क्या कहलाती हैं, उनके लिए जो साइन आएगा वो लेस देन का आएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ इफ आई एम राइटिंग डेल क्यू बाय टी, द समीशन ऑफ cyclic summation will be equals to 0. So this is valid
for reversible cycle. Okay, this is valid for reversible cycle. और हमने रिवर्सिबल साइकिल का मतलब भी समझा है, जो साइकिल में सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे वही साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कहलाएगी। अगर रिवर्सिबल साइकिल में कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, देन इट टर्म्ड एज इरिवर्सिबल साइकिल। एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का मतलब हम जान चुके हैं कि रिवर्सिबल साइकिल वो होते हैं जो कि अपनी, अगर कोई भी प्रोसेस 1 to 2 एग्जीक्यूट हुआ है तो वो इनिशियल स्टेज पे हम इनिशियली फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे हम उसको रिवर्स कर सकें फ्रॉम सेम पाथ, और कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग पर ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ऐसी साइकिल को जिसमें सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हो उसको रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। तो दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल। नाउ during this finding, Clausius understand that if this inequality which holds here, मतलब कि ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है जो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, उस केस में उन्होंने पाया कि एक नई प्रॉपर्टी है, एक नई क्वांटिटी उनको मिली जो कि क्या थी, डेल क्यू बाय टी। और इस डेल क्यू बाय टी को उन्होंने नाम दिया ds, which is entropy. This is given as ds and this is known as entropy. Understand? This is known as entropy. इसको समझेंगे कि ये क्या होती है, लेकिन इसका जो जनरेशन हुआ, एंट्रोपी का जो जनरेशन हुआ वो कहां से हुआ उसको अगर समझ रहे हैं हम, तो उसमें फाइंडिंग्स किसकी थी, क्लॉजियस की थी। क्लॉजियस की इन क्वालिटी से उसने फाइंड किया कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डेल क्यू बाय टी के इक्वल है, और इस क्वांटिटी को उन्होंने पाया कि ये एक एंट्रोपी, जिसका नाम उन्होंने दिया कि ये एंट्रोपी कहलाएगी आज से। इसको कैसे फिजिकली आप समझेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एंट्रोपी बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है विच इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट मींस इट विल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ योर सिस्टम, ओके, और द मैटर, it will depend on mass, है ना। so that is how it is a extensive property. now एक नई प्रॉपर्टी तो आ गई जिसको कहा गया कि ds which is equals to del q by t, ओके। बट ये एंट्रोपी है क्या, उसको समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल चीजों को जानना जरूरी होगा। अगर मैं एंट्रोपी की सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, जिसको हम आज तक समझते आए, जिसको हम जानते हैं, तो एंट्रोपी कैन बी व्यूड एज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। बेसिकली हमने सीखा है, जाना है, 12th में भी हमने इसको पढ़ा है कि एंट्रोपी क्या होती है। ये एक मेजर है किसका, कि मॉलिक्यूल कितने डिसऑर्डर्ड हैं और कितने रैंडमली ओरिएंटेड हैं, उसके मेजर को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी बेसिकली देखी जाती है एक रैंडमनेस से। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि एंट्रोपी क्या है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो बाद में समझेंगे। पर पहले ये समझे कि एंट्रोपी होती क्या है ना। सपोज करो कि एक कोई ब्लॉक है जिसको 2 पर्सन या फिर एक पर्सन यहां से पुश कर रहा है और एक पर्सन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से पुश कर रहा है, ठीक है। ये भी कोई फोर्स लगा रहा है, ये भी कोई फोर्स लगा रहा है, और दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से कुछ एनर्जी का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एनर्जी उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, या फिर मैं कहूं वेस्ट है या यूजफुल है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन दोनों का पर्पस क्या है कि इस ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करना, ठीक है, इस ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करना। वो जो ये पर्सन 1 है वो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करना चाहता है, और जो पर्सन 2 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहता है। दोनों ही अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दोनों ही एनर्जी यूज कर रहे हैं, पर क्या वो एनर्जी जो वो एक्सपेंड कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वो एनर्जी यूजफुल वर्क में, यानी कि इसको डिस्प्लेस करने में काम आ रही है क्या? क्या हम एक यूजफुल वर्क कर पा रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि
ये ब्लॉक अगर दोनों सेम फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक यहीं रहेगा, या फिर अगर दोनों डिफरेंट फोर्स भी लगाएं तो भी ये ब्लॉक उतना डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा जितना ये दोनों फोर्सेस की वजह से हो सकता था। तो अभी हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों लोग डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, यानी कि डिसओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से यूजफुल वर्क जो कि मिल सकता था वो नहीं मिल। अगर मुझे इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है और ओरिएंटली डिस्प्लेस करना है तो मैं क्या करूं, दूसरा पर्सन भी इस ब्लॉक को जो फोर्स लगाए, अगर वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। और ये जो दोनों ने एनर्जी का अपना कंजप्शन किया, जो एनर्जी लगाई, वो एक यूजफुल वर्क में आ जाएगी, जो कि क्या होगी, जो फोर्स इस पे लगाया और जितना आपने इसको डिस्प्लेस किया। तो आपने अभी कोई यूजफुल वर्क किया होगा, किया क्या, काम दोनों टाइम पे कर रहे थे, दोनों लोग दोनों कंडीशंस में फोर्स लगा रहे थे, एनर्जी एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन उसका यूजफुल वर्क कब हुआ, जब वो ओरिएंटली एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, यानी कि वो ऑर्डर्ड हुए, डिसऑर्डर्ड नहीं हुए। तो इसी तरह के इसी चीज को कहा गया कि जब ये डिसऑर्डर्ड थे तो जितना अमाउंट ऑफ जो डिसऑर्डर्डनेस है, जो उसका मेजर है, उसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, इसी को मैं एक्सपेंड करते हुए एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर एग्जांपल 2 की बात करें, अगर इसको इस तरह से समझे, हमने अभी इसको सॉलिड में समझा, अगर मैं इसको लिक्विड में समझाऊं आपको, है ना, कुछ गैसेस फ्लूइड लेके, सपोज एक चैम्बर है, ठीक है, ये चैम्बर में कुछ एयर रखी है, ठीक है, इसमें एयर है, सपोज दिस चैम्बर हैज सम एयर, और ये चैम्बर जो है वो इंसुलेटेड है, मतलब जितनी हीट इस एयर की होगी वो सराउंडिंग से हीट का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं एक पेडल व्हील लगा दूं, है ना, एक पेडल व्हील लगा दूं जो कि एक शाफ्ट हो, है ना, और इस शाफ्ट से कोई पेडल यहां पर अटैच है, ठीक है, और इस पेडल को मैं घुमाऊं, इस पेडल को इस शाफ्ट को घुमाऊं, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट को समझेंगे। पहले एक ब्लॉक है जिसके अंदर एयर है, ब्लॉक इंसुलेटेड है, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द एयर टू द सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। एक पेडल व्हील लगा है, एक पेडल व्हील लगा है, ठीक है, और इस व्हील को हम वर्क दे सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, यानी कि शाफ्ट के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक वर्क किया होगा आपने विच इज W, और इसको मैं पावर भी कह सकता हूं, है ना, एक पावर आपने यहां पर दी होगी, शाफ्ट को टॉर्क दिया होगा और इसमें रोटेशन हुआ होगा। तो ये जो वर्क हुआ ये क्या है, ऑर्डर्ड वर्क है। क्यों, क्योंकि सारे शाफ्ट के पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो जितना वर्क आपने दिया उतना शाफ्ट ये रोटेट हुआ होगा, है ना। नाउ दिस वर्क इज गोज टू एयर, है ना। जब हम इस सिस्टम को पेडल व्हील और एयर को एनालिसिस करें तो ये वर्क, ये एनर्जी कहां गई होगी वर्क के फॉर्म में, ये एयर की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गई होगी, क्योंकि हीट का इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता। Q इजकस टू U प्लस W, तो Q जीरो है, अगर Q एयर का जीरो है ट्रांसफर टू दी सराउंडिंग, तो W जो वर्क आपने किया होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, जिसको अगर आपको मेजर करना है तो क्या करें, एयर का टेम्परेचर मेजर कर लें, तो जितनी टेम्परेचर उसका बढ़ा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी। तो जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, है ना, तो वर्क के इक्वल होगी। तो ये एनर्जी कहां चली गई, एयर के अंदर चली गई, एयर ने अब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब इंटरनल एनर्जी अगर उसकी बढ़ गई तो क्या हुआ होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर एयर का अगर बढ़ा होगा तो उसका मोशन बढ़ा होगा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ी होगी। अब एयर के पार्टिकल्स को तो पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे, है ना, तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे होंगे, यानी कि वो एनर्जी जो हो गई, जो मॉलिक्यूल्स के पास गई, अब वो एनर्जी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, ठीक है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, जिसकी वजह से अब अगर मैं चाहूं, अब इस एनर्जी को मैं चाहूं, क्या मैं इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या,
क्या जो एयर का टेम्परेचर बढ़ा उस टेम्परेचर के इंक्रीज से इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क प्राप्त कर सकता हूं क्या? नहीं पॉसिबल है ना। हीट, मैं इसकी हीट से क्या शाफ्ट को घुमा पाऊंगा? क्या मैं एयर को और हीट करूं तो वो घूमेगी, पेडल घूमेगा? नहीं, है ना। फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज दिस एनर्जी इज डिसऑर्डर्ड एनर्जी, और इसको एक नाम और दिया जाता है, ये एनर्जी जो होती है वो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी होती है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, हाई ग्रेड से लो ग्रेड ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन, कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल है, पर लो ग्रेड एनर्जी से कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन नहीं पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको इस एनर्जी को इस वर्क में प्रोड्यूस करना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एयर और पेडल के बीच में आपको एक हीट इंजन लगाना पड़ेगा, और आपको पता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 100% ऑफ वर्क नहीं मिल सकता। अंडरस्टैंड? सो दैट इज हाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट लो ग्रेड ऑफ एनर्जी इनटू हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। सो ये जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई हाई ग्रेड एनर्जी में, जो वेस्ट गई, जो एनर्जी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस एनर्जी को क्या टर्म दिया गया? एंट्रोपी कहा गया। ठीक है, उसके मेजर, उस रेंडमनेस के मेजर को क्या कहा गया? एंट्रोपी कहा गया। ठीक है, सो ये जो एनर्जी अवेलेबल है एयर के पास वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। ऑर्डर्ड फॉर्म में होती तो वहां पर एंट्रोपी एसोसिएटेड नहीं होती, जैसे कि वर्क के साथ कोई भी एंट्रोपी एसोसिएटेड नहीं होती है। ठीक है, कोई एंट्रोपी, नो एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद वर्क। अगर वर्क का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, तो कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी का इंक्रीज और एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर हीट ट्रांसफर की होगी या हीट रिजेक्ट की होगी तो एंट्रोपी ट्रांसफर होगी। So that is why this entropy is the measure of molecular disorderness. So सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ एंट्रोपी को जनरेट करता है ना। सेकेंड लॉ के कॉन्सेप्ट से ही एंट्रोपी आती है। एंट्रोपी ये बताती है कि लो ग्रेड ऑफ एनर्जी से हाई ग्रेड ऑफ कंप्लीट हाई ग्रेड एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, जो प्रोसेस है, वो एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, दूसरी डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। जब मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि सेकंड लॉ हमको बताता है कि दी प्रोसेस इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली, और आज हम देखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें सिर्फ प्रोसेस हो सकता है और रिवर्स में नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट द एंट्रोपी इज। नाउ द एंट्रोपी इंक्रीज, जो एंट्रोपी है बेसिकली, जो हमने कहा कि जो एंट्रोपी है दैट इज गिवन बाय व्हाट? द ds इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी। नाउ इसमें आपको और कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ये कुछ लिमिटेड केसों, लिमिटेड प्रोसेसेस के लिए पॉसिबल है। हम बात करते हैं फिलहाल कि डेल क्यू, जो क्लॉजियस इनक्वालिटी दी थी, उसने क्या कहा था कि दी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट टू द टेम्परेचर विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब मैं एक चीज, हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ साइकिल। ठीक है, एक साइकिल है जिसमें एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज this process which is 1 to 2, and there is a one process which is 2 to 1. okay, so cycle कैसे एग्जीक्यूट हो रही है कि प्रोसेस 1 to 2 एक एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 to 1 एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, और प्रोसेस इस तरह से है कि ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अंडरस्टैंड? अब हमें पता है दैट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस del q by t, so let us take for this cycle, ये एक साइकिल है जो कि 1 to 2 and 2 to 1 प्रोसेस कर रही है। तो इस साइकिल के लिए जब मैं इस साइक्लिक इंटीग्रल को लगाता हूं
तो सपोज करो 1 to 2 प्रोसेस, ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस द del q by t विल बी दिस, ओके, प्लस समीशन, ये साइक्लिक हटके मैं इसको प्रोसेस में ला रहा हूं, ठीक है, 1 to 2 प्रोसेस में कितना हीट का इंटरेक्शन हुआ, प्लस द प्रोसेस 2 to 1, दैट इज 2 to 1, ओके, 2 to 1 रिवर्स हो गया, तो del q by t विल बी दिस। ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड वी नो दैट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी नो del q by t for a reversible process is given by ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किसके बराबर होता है, एंट्रोपी चेंज के बराबर, ठीक है, del q by t किसके बराबर हुआ, एंट्रोपी s के बराबर, और अगर मैं उसके चेंज को लूं तो वो किसके बराबर होगा, एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा। तो मैं यहां पर अगर उसको पुट करूं तो दिस विल बिकम, लेट अस से 1 to 2 del q by t प्लस s1 माइनस s2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अगर इसको हम रीअरेंज करें, देन दिस विल बिकम s2 माइनस s1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 to 2 del q by t, understand? So this is the finding that for a cycle, for a process, the change of entropy will always be greater than equals to the cyclic integral of the transfer of heat in to the temperature in that process. इस साइकिल से क्या निकल के आया, एक प्रोसेस के बारे में, ये क्या है, एक प्रोसेस है ना, देखिए 2 to 1 और 1 to 2, दिस इज समथिंग। अगर मैं स्टेट सेम की बात करूं, है ना, स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट सेम है। नाउ अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है कि जो एंट्रोपी चेंज है, जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, वो किसके बराबर होगा, वो उस प्रोसेस में del q बाय टी के से ज्यादा, हमेशा ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। सो ये फाइंडिंग निकल के आई। अब हमने इसको माना था इरिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज करो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता तो क्या ये चीज अलग होती, नहीं, है ना। अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्सिबल भी लेके चलूं, अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्सिबल भी लेके चलूं, देन इट विल बिकम सेम, that the del q this finding will be same, but उसमें चेंज क्या आएगा, उसमें चेंज इतना आएगा कि the change of entropy will become equals to del q by t of that process, क्लियर है। सो ये आएगा। अब ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और अगर हम बात करें फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस चेंज will always be greater than the change of this heat to the temperature, है ना। ये इसको समझना है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, ये जो फाइंडिंग आई वो ये कहती है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में जितनी भी एंट्रोपी चेंज होगी, उस प्रोसेस में जितनी एंट्रोपी चेंज होगी वो किसके द्वारा होगी, हीट के इंटरेक्शन से जितनी एंट्रोपी चेंज हुई उसके बराबर हो। ये क्या है, ये भी तो एंट्रोपी चेंज है ना, और ये इसी के इक्वल है। ये किसकी वजह से है, चेंज ऑफ हीट की वजह, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से, है ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा इससे ज्यादा होगी। अगर वो इससे ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई ना कोई क्वांटिटी एडिड है ना। अगर मुझे इसमें भी इक्वल टू का साइन लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूं, ये तो सिंपल है। अभी आप समझिए रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए क्या आया कि del s will always be greater than 1 to 2 del q by t। अब सपोज करो मुझे साइन इक्वस टू का लगाना है, अगर मुझे इक्वस टू का लगाना होगा तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी तभी ये इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये क्वांटिटी हमेशा इससे ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उस क्वांटिटी को बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। दिस एंट्रोपी इज नोन एज एस जनरेशन।
दिस इज व्हाट, दिस इज द एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये इसके इक्वल आ रही है ना, तो ये ही क्वांटिटी ज्यादा है जो किसकी वजह से आई, सिर्फ इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आई। तो ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से ये एंट्रोपी है जो कि जनरेट होती है। ठीक है, सो ये वो एंट्रोपी है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से जनरेट होती। तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, ये एंट्रोपी जनरेशन, एस जनरेशन जो है वो क्या कभी एक से कम, जीरो नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या ये एंट्रोपी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गई तो ये क्वांटिटी में से माइनस कर देगी और इस इक्वालिटी इनइक्वालिटी साइन को फॉल्स कर देगी, इस स्टेटमेंट को गलत साबित करेगी। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो ये जो इक्वेशन है ये गलत साबित हो जाएगी। उसी इक्वेशन को करेक्ट रखने के लिए, क्योंकि ये ऐड करना है कुछ क्वांटिटी इसमें, तो ये एस जनरेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अंडरस्टैंड? एस जनरेशन क्या रहेगी हमेशा, या तो पॉजिटिव रहेगी या लेस देन सॉरी जीरो रहेगी। अच्छा, जीरो किस, एस जनरेशन जीरो किस केस में है, जब प्रोसेस क्या होगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तब आपकी ये एंट्रोपी जनरेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और अगर वो इरिवर्सिबल हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब इस चीज को समझिएगा, देखिए अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लू, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स। मतलब वो सिस्टम जिसमें से ना तो हीट, ना तो एनर्जी, सॉरी हीट की जगह हमें एनर्जी का नाम लेना होगा, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और ना ही मास का ट्रांसफर हो सकता है। यही आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है ना मास का इंटरेक्शन हो सकता है। तो यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ आ जाता है ना। तो यूनिवर्स के लिए अगर हम एंट्रोपी की बात करें, अगर मैं यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी की बात करूं तो यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, द एंट्रोपी चेंज, द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विल बी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, है ना। तो अब इस इक्वेशन को देखें, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज है सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग चाहे कुछ भी हो दोनों के लिए। अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो उसके लिए हीट इंटरेक्शन तो जीरो होगा, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम और फॉर यूनिवर्स विल बिकम इक्वल्स टू एस जनरेशन। किसके इक्वल हो जाएगी, एस जनरेशन के। और एस जनरेशन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एस यूनिवर्स किसके बराबर हो गया, चेंज ऑफ, सॉरी एस जनरेशन के बराबर हो गया, जो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या है, फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बिकम ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज नोन एज द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या, कि हमेशा एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज ही करेगी, कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। आप जो भी एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहे हैं एंट्रोपी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, यानी कि ये जो हमारी यूनिवर्स है इसमें जो भी हम एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, पावर प्लांट चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, उस एनर्जी के इंटरेक्शन में जो यूनिवर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें हमेशा एंट्रोपी जो बढ़ रही होगी, जो हो रही होगी, वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। अभी तक जितना हमने समझा उसके बिहाफ पे कुछ फाइंडिंग्स है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी जो हम याद रख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट है प्रोसेस कैन अकर इन अ सर्टेन डायरेक्शन ओनली, नॉट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, प्रोसेस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, ये सेकंड लॉ कहता है, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। और अ प्रोसेस मस्ट प्रोसीड इन द डायरेक्शन दैट कंप्लाइज विद द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। मतलब क्या कि हमने देखा यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस तभी हो सकता है जब उस प्रोसेस में एंट्रोपी या तो जीरो हो जनरेशन, या तो एंट्रोपी जनरेट ही ना हो, या एंट्रोपी इंक्रीज करे। कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज अगर किसी प्रोसेस में कर रही है तो वो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट प्रोसेस कैन नॉट बी डन इन द नेचर, सो दैट इज नोन एज इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। मतलब आप उस प्रोसेस का एंट्रोपी जनरेशन फाइंड आउट कर लो, अगर वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, वो सेकंड लॉ को वायलेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज एंट्रोपी इज नॉन कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। मतलब वो कंजर्व्ड प्रॉपर्टी नहीं है एनर्जी के जैसे। क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ना आप, एंट्रोपी जनरेट हो रही है, और अगर एंट्रोपी जनरेट हो सकती है तो वो कंजर्व्ड नहीं हो सकती। क्लियर है? सो एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। यू समटाइम दी एंट्रोपी कैन नॉट विल नॉट बी जनरेटेड, जितनी एंट्रोपी आपने दी उतनी आपने ली होगी, बट इन देर आर सम केसेस जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस जहां पे एंट्रोपी जनरेट होती है, और मैक्सिमम प्रोसेस जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? Next is the performance of an engineering system is degraded by the presence of irreversibility। मतलब इतना तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इरिवर्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको इंजीनियर हमेशा कम करना चाहता है। हाँ, नेचर में ये है कि इरिवर्सिबिलिटी हमेशा रहेगी रहेगी, है ना, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है नेचर में जो कि रिवर्सिबल ही हो रहा हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारा फोकस होता है कि इरिवर्सिबिलिटी यानी कि जो प्रोसेस इरिवर्सिबल है उसकी इरिवर्सिबिलिटी हम कम रखें। एंड द एंट्रोपी जनरेशन इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। मतलब ये जो एस जनरेशन है ये मेजर है, इसका एग्जैक्ट नहीं है कि इरिवर्सिबिलिटी में डायरेक्ट बोल दूं एस जनरेशन के इक्वल होगी। इरिवर्सिबिलिटी जो है कि कितना इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको इनडायरेक्टली एंट्रोपी जनरेशन बताती है कि कितना प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। the greater the extent of irreversibility, the greater will be the entropy generation. Therefore entropy generation can be used as quantity measure of irreversibility associated with the process. It is also used to establish certain criteria for the performance of engineering devices. Clear है? Okay, नेक्स्ट इज देयर इज अ प्रोसेस, हम इस प्रोसेस की पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, हमने पहले भी क्लासेस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात की है, जिसमें क्या कहता है, प्रोसेस वैसा ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो हो उसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। सपोज करो हमें क्या पता है कि एंट्रोपी चेंज जो है वो दो तरीके से है, या तो वो हीट से चेंज होगी, हीट के ट्रांसफर से चेंज होगी, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को समझना चाहूं तो एंट्रोपी जो चेंज हो किसी सिस्टम की वो दो तरीके से होगी, या तो उसमें हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा जिसकी वजह से एंट्रोपी चेंज होगी, या फिर वो खुद प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा जिसकी वजह से वो एंट्रोपी जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, सो अगर वो प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाए, यानी कि इन दोनों का समीशन जीरो हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। अब एक प्रोसेस आता है एडियाबैटिक, सॉरी इसको इस तरीके से लेते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप एक बात को समझें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस से मुझे पता है एस जनरेशन जीरो होता है,
हमेशा जो एंट्रोपी है वो जनरेट नहीं हो सकती रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। ठीक है, बचा क्या इस इक्वेशन में, हीट की वजह से एंट्रोपी चेंज बचा। लेकिन अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर और हीट एडिशन नहीं हो रहा होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी डायग्राम दैट इन्वॉल्व्स फॉर एंट्रोपी। ठीक है, बेसिकली इसमें हम क्या समझेंगे, क्या जानना चाहते हैं। हमें पता है द चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज टर्म्ड एज डेल क्यू बाय टी फॉर व्हाट प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो सिर्फ हीट के द्वारा चेंज की गई, हीट के द्वारा एंट्रोपी को चेंज किया जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ठीक है, सपोज मैं एक डायग्राम, हमने अभी तक देख चुके हैं प्रॉपर्टी डायग्राम क्या होते हैं, कोई भी दो प्रॉपर्टीज के बीच में जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको हम प्रॉपर्टी डायग्राम कहते हैं। सपोज दो प्रॉपर्टी मैंने ली, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अब मैं टेम्परेचर एंड एंट्रोपी में सपोज एक प्रोसेस लेता हूं जो कि है 1 to 2। सपोज देयर इज अ प्रोसेस 1 to 2 विच अकर ड्यूरिंग स्टेट चेंज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब मैं, मुझे पता है कि अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, सपोज दिस प्रोसेस 1 to 2 इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अब मैं बात करता हूं इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, टी डी एस, है ना, डेल क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। सो अगर मैं इंटीग्रेट करूं, टोटल की बात करूं, तो Q will be in this process 1 to 2 will become what, the integration from 1 to 2 TDS, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 TDS इसके बराबर हो जाएगी। ये क्या है, हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2, है ना, ये यही चीज है। Q1 to 2 क्या है, हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस, है ना, और ये किसके बराबर है, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 TDS। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ये इक्वेशन को देखने की ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ TDS का मतलब क्या है। सपोज ये कोई ग्राफ था, ठीक है, ये 1 to 2 प्रोसेस है। इस लाइन के अंडर जो भी एरिया आ रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये किसके बराबर है, ये छोटी सी स्ट्रिप, सपोज दिस इज अ स्ट्रिप, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली, है ना, ये किसके बराबर है, दिस इज ds, है ना। इस स्ट्रिप को ds नाम दे सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ ds, इंटू टी कौन सा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये इसका एरिया हो गया इस स्ट्रिप का, है ना। सपोज ये छोटा सा ds है और छोटे से ds एलिमेंट के ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जा सकता है ना। तो ये इसका एरिया, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं तो क्या आएगा, टी इंटू ds, एक रेक्टेंगल है ना। और अगर मैं इन ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स इस लाइन के कर्व के अंडर लूं तो ये एरिया अंडर दिस कर्व आ जाएगा, है ना। और मैं इसको ऐड कर दूं 1 to 2 तो ये क्या हो जाएगा, द एरिया अंडर दिस कर्व। सो दिस इज व्हाट, द एरिया अंडर दिस कर्व। सो इसका मतलब क्या हुआ, द हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया, will be equals to area under the curve during process 1 to 2 on TS डायग्राम। क्लियर, TS डायग्राम पे हीट, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, हीट इंटरेक्शन के बराबर होगा। क्लियर है, सो दैट इज व्हाट, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं,
अगर मैं यहां पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ड्रॉ करूं टीएस डायग्राम पे, तो कैसा ड्रॉ होगा? देखिए, आइसेंट्रोपिक मतलब ds इक्वल टू 0, है ना, ये 0 हो जाएगा। ds इक्वल टू दिस, ds हैज टू बी 0 फॉर आइसेंट्रोपिक, है ना। और ds अगर 0 होना है मतलब s1 हैज टू बी इक्वल टू s2, यस और नो। तो s1 हैज टू बी s2 कब हो सकता है? जब एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो, है ना, तभी s1 s2 के इक्वल हो सकता है, यानी कि एरिया अंडर द लाइन हैज टू बी 0, है ना, कर्व हैज टू बी 0। सो दिस इज व्हाट दी व्हाट प्रोसेस 1 to 2 के दौरान अगर आपको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ड्रॉ करना है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। Next topic is the entropy change of ideal gas. Now we will understand and we will learn how to calculate the change of entropy of a ideal gas. मतलब कि entropy change ideal gas की कैसे find out कर सकते हैं, क्या equations हैं जो use होती हैं ideal gas की entropy को के change को find out करने की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज या चेंज की बात करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, हीट एनर्जी, तो ये सब जो चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, इनकी हम चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है वो उनके चेंज के रादर देन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से उनके चेंज पर फोकस होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चेंज, हाउ टू फाइंड आउट द चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। For finding out the entropy change for a differential amount of entropy change can be given by Cv dt by T plus R dV by V. So this is a equation which is derived from the TDS equations. Basically first year तक आपको ये जो इसके सिंपल रिलेशनशिप है उसी को समझना और उसी का यूज करने का की जरूरत है, ठीक है। इससे बियॉन्ड जो है वो मैकेनिकल में जब हम जाते हैं वहां पर जब स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर भी यूज होती है, वहां पर भी पढ़ाया जाता है, तब हम इसको इलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में आपको बस इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं उतना ही लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज फॉर फाइंडिंग आउट द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट फॉर द आइडियल गैस, ठीक है। अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करूं विच इज S2 माइनस S1, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लेके 1 to 2, सो इट विल बिकम Cv by T प्लस 1 to 2 R dV by V, ठीक है। इधर अब अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा? Cv कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस, Cv सेम है ना, तो Cv को बाहर ले सकते हैं। dt by T क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? log ln T2 माइनस ln T1, तो ln T1 माइनस T2 को क्या लिख सकते हैं? T2 by T1, so this is T1. So ये plus similarly R is constant for a particular gas, so it will become ln V2 by V1. So ये फॉर्मूला क्या है? ये आपको बताएगा कि क्या चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस के केस में आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक और इक्वेशन ड्राइव होती है विच इज S2 माइनस S, मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं डिफरेंशियल अमाउंट में, ds विल बी इक्वल टू Cp dt by T माइनस R dP by P, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यही इसी तरीके से इक्वेशन आएगी। सो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहा हूं, दैट इज ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1, क्लियर है? अच्छा, दोनों क्वांटिटीज क्या बताती हैं? एंट्रोपी के चेंज को बताती हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। दोनों इक्वेशन क्या है?
दोनों उसी क्वांटिटी के बारे में बताती है। तो अगर या तो आप इस उस 1 to 2 प्रोसेस के लिए आप चाहे इस इक्वेशन को यूज करें चाहे इस इक्वेशन को यूज करें, दोनों सेम वैल्यू देनी चाहिए और देती है। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू देती है। क्लियर, क्योंकि दोनों एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस तो सेम ही होना चाहिए, चाहे आप इस इक्वेशन को यूज करें चाहे आप इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को याद रखना की एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखिए S2 माइनस S1 जब आप लिख रहे हैं तो अगर आपने CV यूज किया, ठीक है, अगर आपने CV, देखिए ये दोनों, ये क्वांटिटी तो सेम है, ln T2/T1 ln T2/T1 दोनों में, है ना, सिर्फ ये ln V2/V1 एंड P2/P1 चेंज हो रहा है। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है CP और यहाँ पे क्या है प्रेशर। CP क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और तो प्रेशर, और CV क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे भी। तो जब CV हो तो वॉल्यूम यूज करें, जब CP हो तो प्रेशर यूज करें। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। अब प्लस और माइनस की बात आती है। CV जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है CP, तो दोनों क्वांटिटी को सेम करना है तो यहाँ पे कुछ घटाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर CV लिख रहे हैं ln T2/T1 तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी होगी तो अल्टीमेटली इसी के इक्वल, है ना। तो आपको CV यूज किया तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो, कितनी, R ln CV है तो हमेशा V रहेगा V2/V1। सिमिलरली अगर CP है तो P रहेगा P2/P1। क्लियर, सो ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात हमने की थी, है ना, और उनके प्रॉपर्टी डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे। हमने पढ़ा था सैचुरेटेड, सुपर हीटेड, वेट रीजन, है ना। तो बेसिकली उसी केस में अगर हमारी स्टीम हो तो स्टीम की प्रॉपर्टी, स्टीम की एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करें। अगर स्टीम है जो कि एक प्योर सब्सटेंस है ना, तो स्टीम की प्रॉपर्टी एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, स्टीम टेबल लगेगा। हमने एक क्लास में सीखा भी है स्टीम टेबल को कैसे रीड करना है। और स्टीम टेबल में हमें पता है ये क्या है, वेट रीजन, ये क्या है, सुपर हीटेड, और ये क्या है, सब कूल्ड, है ना। हमने सब कंडीशंस को पढ़ा था। अगर हमें वेट रीजन में एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो वेट रीजन में एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट होगी, एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू, सपोज S लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, S एट अ प्रेशर P, है ना, विच इज P सैचुरेटेड। कोई एक पर्टिकुलर कैसे जाती है लाइन, ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इस प्रेशर पे अगर सपोज करो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, x1, है ना। तो वेट रीजन में अगर कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी थी तो कैसे करते थे, SF प्लस x1 SG माइनस SF। सो ऐसे हम कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट, एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे फॉर अ वेट रीजन। ठीक है, और सैचुरेटेड, सुपर हीटेड का हमें पता ही है, सुपर हीटेड होगा तो हमें सुपर हीटेड टेबल यूज करनी है ना, टेबल का यूज करना है। और टेबल का यूज कैसे करेंगे, वही प्रेशर एंड टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, और वहां पे डायरेक्ट एंट्रोपी की वैल्यू दी होगी। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि जो कि आइडियल गैस नहीं है जैसे स्टीम, उसके लिए इस इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टीम टेबल का ही यूज करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग स्टडी फ्लो प्रोसेस। स्टडी फ्लो प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जो कि कंट्रोल वॉल्यूम में, कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम में अकर हो रहे हैं, यानी कि हमारा ओपन सिस्टम है उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज हम क्या करते, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक ओपन कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, सपोज एक चैम्बर है ये, क्योंकि एक कंट्रोल वॉल्यूम का काम कर रहा है। इसमें क्या है कि फ्लो इधर से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। ये फ्लो इन है, ये आउट है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा। इस कंट्रोल वॉल्यूम की कुछ एंट्रोपी चेंज हो रही होगी ड्यूरिंग दिस फ्लो व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस, है ना। कुछ जो मास यहाँ पे, भाई क्लोज सिस्टम में तो मास का फ्लो नहीं होता,
लेकिन ओपन सिस्टम में मास का फ्लो होता है, तो एंट्रोपी हीट के साथ साथ मास से भी चेंज हो सकती है ना। तो सपोज यहाँ पे m1 मास फ्लो हो रहा है, यहाँ पे m2 मास फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो S इन है, जो इन हो रही है, और यहाँ पे S एग्जिट है ना। और ये चेंज ऑफ एंट्रोपी कंट्रोल वॉल्यूम है, जो कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस हो रही होगी। अगर मैं स्टडी फ्लो की बात नहीं करता, ऐसे इनिशियली कोई भी फ्लो प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी बैलेंस करता हूं। बैलेंस करने का मतलब हम सारी एंट्रोपीज को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। यहां पर ध्यान रखेंगे कि एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व प्रॉपर्टी, जैसे कि ही एनर्जी थी, तो एनर्जी के लिए तो हम कंजर्व प्रॉपर्टी का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि वो कंजर्व नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगी, देखिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, the change of entropy of a control volume will become equals to what, sum of the entropy which is coming in, so mass के द्वारा कुछ एंट्रोपी इन हो रही होगी, एंट्रोपी इन, कुछ एंट्रोपी आउट हो रही होगी मास के द्वारा, कुछ एंट्रोपी हीट की वजह से चेंज हो रही होगी, यस और नो, है ना, हीट की वजह से, और कुछ एंट्रोपी है जो कि जनरेट हो रही होगी, क्लियर। सो ये है एंट्रोपी जो जनरेट हो रही होगी। अब मैं अगर बात करूं, ये सब पर यूनिट टाइम के बेसिस पे, रेट के फॉर्म में मैंने इसको लिया, ठीक है। इसको 2 लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन है जो कि एंट्रोपी को बैलेंस कर रही है, यानी कि जितनी एंट्रोपी कंट्रोल वॉल्यूम की ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 चेंज हुई, वो किसके बराबर होगी, जितनी एंट्रोपी मास के द्वारा उसके अंदर आई। जितनी एंट्रोपी मास के द्वारा, मास बाहर गया तो कुछ एंट्रोपी बाहर लेके गया होगा, है ना। कुछ एंट्रोपी हीट के द्वारा चेंज हुई होगी, या तो हीट एडिड हुई होगी तो एंट्रोपी एडिड हुई होगी, हीट बाहर गई होगी तो एंट्रोपी बाहर सराउंडिंग में गई होगी, प्लस एंट्रोपी कुछ जो उस प्रोसेस की वजह से जनरेट हुई होगी। अब सपोज करो ये प्रोसेस रिवर्सेबल था, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। और ये प्रोसेस में अगर अगर ये प्रोसेस में हीट का भी ट्रांसफर नहीं है, एडियाबैटिक है, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो चेंज किसके बराबर होगा, जितनी आई जितनी गई उसकी वजह से, है ना, उसका चेंज निकाल लो। अब मैं बात करता हूं, अच्छा देखिए ये तो किसके लिए हो गई, ओपन सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें हमने मास कंसीडर किया। अगर मैं क्लोज्ड की बात करूं तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यस और नो भाई। अगर क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो अगेन कंट्रोल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, क्लोज सिस्टम, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके। यही इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, यही इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है। तो यानी कि क्लोज सिस्टम के लिए एंट्रोपी किसकी वजह से, हीट और या जनरेशन, दो ही वजह से हो सकती है, मास की वजह से नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं स्टडी फ्लो के लिए। स्टडी फ्लो का मतलब क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी सिस्टम की है, कंट्रोल वॉल्यूम की है, वो चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो, सो हम इसको जीरो लिख देते हैं, जीरो। ये टोटल वही रहेगा, इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस डेल क्यू by T plus S generation. So during this process जो एंट्रोपी जनरेटेड होगी फॉर अ फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस, विल बी इक्वल टू व्हाट, द मास फ्लो रेट। अब स्टडी फ्लो है तो मास फ्लो रेट सेम होगा, इन पे भी आउट पे भी, तो इक्वल ले लेते हैं। एस एग्जिट पे कितनी है, इसको एग्जिट आउट ही लिख लेते हैं, चलिए, आउट माइनस एस इन प्लस, सॉरी ये इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, डेल क्यू बाय टी। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन ड्यूरिंग स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। स्टडी फ्लो प्रोसेस में जितनी एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी वो ये होगी। अगर जनरेट नहीं हो रही होगी, इफ इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ स्टडी फ्लो, तो ऐसे जनरेशन जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि इसको मैं इस तरह से लेता हूं, ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा कि जितनी एंट्रोपी का चेंज, जो एंट्रोपी इन और आउट में चेंज हुई है ना, वो किसके बराबर हो जाएगी,
डेल क्यू बाय टी के बराबर हो जाए। क्लियर है? सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर व्हाट? फॉर अ रिवर्सिबल, जहां पे एंट्रोपी जनरेशन जीरो है। Clear? So these are the equation which are used to find out the entropy change during different processes. क्लोज सिस्टम के लिए भी देख लिया हमने, ओपन सिस्टम के लिए भी देख लिया हमने, कैसे हम कौन सी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए भी देख लिया हमने, ठीक है। प्योर सिस्टम के लिए भी देख लिया। देखिए एंट्रोपी में, एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ते हुए या जिसको समझते हुए सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको इसको बहुत ब्रॉडली समझना है, इसकी फिजिकली इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एंट्रोपी बेसिकली क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। ये है क्यों? बेसिकली है क्यों? क्योंकि जो हीट है ना, जनरली जो हमारे नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो आइडियल प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉसेस है, जिसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेट होती है, ठीक है। वो एंट्रोपी क्या है? बेसिकली वो एनर्जी है जिसका यूटिलाइजेशन हम नहीं ले पा रहे, है ना। इरिवर्सिबिलिटी मतलब क्या? जो एंट्रोपी जनरेशन है वो बेसिकली अकाउंट करती है इरिवर्सिबिलिटी को, और इरिवर्सिबिलिटी क्या है? वो वर्क है जो हम यूज नहीं कर पा रहे। जैसे दो लोग इधर से धक्का दे रहे थे, तो दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे होते तो काम ज्यादा होता, वर्क ज्यादा मिलता, रादर देन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन इंटरप्रिटेट दिस एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली एक लॉस ही है फ्लूइड के केस में, थर्मोडायनेमिक के केस में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। एंट्रोपी तीन तरीके से बेसिकली ट्रांसफर हो सकती है, या एंट्रोपी का चेंज आ सकता है। या तो मास की वजह से मास ट्रांसफर हो रहा होगा तो एंट्रोपी का कुछ चेंज हो सकता है, या हीट ट्रांसफर हो रही होगी तो चेंज हो सकता है, या फिर वो प्रोसेस ऐसा होगा जिसकी इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेट होगी, ठीक है। यही तीन तरीके हैं, ठीक है, जो कि एंट्रोपी को जनरेट कर, एंट्रोपी के चेंज को लाते हैं, ठीक है, एंट्रोपी के चेंज को लाते हैं। अब बेसिकली क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो क्लोज सिस्टम में एंट्रोपी जो है वो सिर्फ हीट और जनरेशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली ओपन सिस्टम में मास की वजह से, हीट की वजह से और एंट्रोपी जनरेशन की वजह से अगर वो स्टडी होगा तो वहां पे एंट्रोपी जनरेशन किसके बराबर होगा? जो एंट्रोपी जो इनलेट पे है, एग्जिट पे है और आउटलेट पे है, और जो हीट का इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से। ये ध्यान रखेंगे, वर्क की वजह से कोई भी एंट्रोपी जनरेट या एंट्रोपी का चेंज नहीं आता। वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा तो कोई एंट्रोपी का चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्क एक क्या है? वर्क क्या है? एक ऑर्डर्ड एनर्जी है ना, एक ऑर्डर्ड एनर्जी है, एक ही डायरेक्शन में वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी एक ऑर्डर्ड एनर्जी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होंगे, तो वो एक ऑर्डर्ड एनर्जी है। क्लियर? Let us solve some numerical based on the concepts that we have learned till now related to entropy. Okay, so first example, first we read the statement. Steam at 7 megapascal and 450 degrees Celsius is throttled in a valve to a pressure of 3 megapascal. During a steady flow process, determine the entropy generated during this process and check if the increase of entropy principle is satisfied. Okay, so what is it? इन दिस बेसिकली एक प्रोसेस स्टीम है जिसको हम थ्रॉटल कर रहे हैं। थ्रोटल मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस, हमने पढ़ा था। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं, है ना, विद द यूज ऑफ रिडक्शन इन एरिया। सो ऐसा ही एक प्रोसेस इस स्टीम के लिए कर रहे हैं, जहां पर उसकी इनिशियल स्टेट क्या है? 7 मेगा पास्कल एंड 450 डिग्री सेल्सियस, और थ्रोटल करके हम उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं 3 मेगा पास्कल तक, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है? स्टडी फ्लो प्रोसेस है। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंट्रोपी जनरेटेड फाइंड आउट करना है, कितना एंट्रोपी जनरेट हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दी गिवन वैल्यूज। तो बेसिकली ये क्या है? स्टीम है ना। तो स्टीम की इनिशियल कंडीशंस, इनिशियली प्रेशर कितना है? दैट इज P1, ये है 7 मेगा पास्कल। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? दैट इज T1
इट इज 450 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? देन फाइनल कंडीशंस क्या है? फाइनल प्रेशर, that is P2, it is about 3 मेगा पास्कल। क्लियर है? तो ये गिवन वैल्यूज है। टू फाइंड व्हाट इज टू बी फाइंड बेसिकली द एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, एंट्रोपी कितना जनरेट हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर वो फाइंड आउट करना। ओके, सो बेसिकली ये क्या है? एक स्टडी फ्लो प्रोसेस है। तो अगर हम इसका एनालिसिस में जाते हैं तो हम ये चीज क्वेश्चन से क्लियर है कि ये क्या है? थ्रोटलिंग प्रोसेस है और स्टडी फ्लो प्रोसेस है। तो ये समथिंग कैसा होता है? एक कैपिलरी ट्यूब टाइप होती है। ठीक है, जिसमें समवेयर यहाँ पर कहीं एरिया रिडक्शन होता है। ठीक है, एरिया रिडक्शन की वजह से यहाँ पर जो प्रोसेस होता है 1 है ना एंड 2, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? थ्रोटलिंग, और प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, सो नाउ हमें फाइंड आउट करना है एंट्रोपी जनरेशन। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस है, तो हमें पता है कि वही इक्वेशन जो हमने स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए अभी समझी थी, है ना, उसको यूज करेंगे। वो इक्वेशन क्या थी? द एस जनरेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? द एंट्रोपी दैट इज कमिंग इन, देन और एग्जिट पे जितनी एंट्रोपी है माइनस एंट्रोपी एट द इनलेट, ओके, इनटू द मास फ्लो रेट। बट यहाँ पे मास फ्लो रेट नहीं गिवन है, तो एंट्रोपी जनरेशन जो है वो पर यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैन रिमूव दिस माइनस डेल क्यू बाय टी। नाउ दिस इज द एंट्रोपी विच इज ड्यू टू दी हीट ट्रांसफर। बट यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया गया दैट दिस मच ऑफ अमाउंट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस कंट्रोल, दिस थ्रोटलिंग प्रोसेस। इस थ्रोटलिंग प्रोसेस पे इतना अमाउंट ऑफ हीट या तो इन हो रहा है या आउट हो रहा है, ये मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा कोई भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा है। तो एंट्रोपी जनरेशन किसके द्वारा हुआ? द एंट्रोपी एट द एग्जिट। तो एग्जिट क्या है? 2 माइनस एंट्रोपी एट द इनलेट 1। क्लियर है? सो दिस इज द एंट्रोपी जनरेशन। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंट्रोपी 2 एंड 1। अगर मैं एंट्रोपी 1 यानी कि इनलेट पे एंट्रोपी की बात करूं, तो इनलेट पे एंट्रोपी कितनी है वो कहां से फाइंड आउट होगी? ये स्टीम है ना? स्टीम है, तो स्टीम के लिए हमने पढ़ा है कि स्टीम के लिए जो हमारा एंट्रोपी है वो हमें कहां से फाइंड आउट करनी है? स्टीम टेबल से, है ना? तो अगर हम स्टीम टेबल से उसको फाइंड आउट करना है हमको, तो बेसिकली एक मिनट, अगर हमें उसको वेट, ओके, सो दिस इज, हमें क्या करना है? एंट्रोपी जनरेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें इनलेट पे एंट्रोपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आउटलेट पे एंट्रोपी। और एंट्रोपी स्टीम है, तो स्टीम की एंट्रोपी हमें कहां से? स्टीम टेबल से फाइंड आउट करनी है। तो इनलेट पे प्रेशर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। प्रेशर कितना है? 7 मेगा पास्कल एंड टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमें पता है कि अगर एंट्रोपी हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें स्टीम टेबल का यूज करना है। ये हमारी स्टीम टेबल है। सबसे पहले क्या है कि हमें उसकी स्टेट का पता करना है कि स्टीम सैचुरेटेड है कि सुपर हीटेड है। उसी हिसाब से हम स्टीम टेबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर टेबल में चले जाते हैं, है ना? ये प्रेशर टेबल है सैचुरेटेड वाटर की, और हमारा इनलेट पे कितना प्रेशर है? 7 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर यूनिट किसमें गिवन है? किलो पास्कल में। तो उसको अगर मैं मेगा पास्कल से किलो का पास्कल में लाऊं तो वो कितना हो जाएगा? 7000 किलो पास्कल। तो ये 7000 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 285। और हमारा इनलेट पे टेम्परेचर कितना है? 450, विच इज मोर देन दिस। सो ये क्या है? स्टीम, ये है सुपर हीटेड हो गई, है ना? अगर ये सुपर हीटेड हो गई तो हमें कहां जाना होगा? सुपर हीटेड टेबल में। सो लेट अस गो टू सुपर हीटेड टेबल। ये हमारा सुपर हीटेड टेबल है और इसमें हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग आना होगा? प्रेशर के। और प्रेशर कौन सा? 7 मेगा पास्कल। और आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है? सैचुरेशन टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर देखना है 450। 450 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी कितनी है? 6.6353, है ना? सो ये एंट्रोपी हो गई। और एंथैल्पी कितनी है? 328.3। तो हम दोनों चीजों को लिख लेते हैं, है ना? दोनों चीजों को लिख लेते हैं अपने पास, दैट इज
एंथैल्पी इज 3283, एंथैल्पी, ये तो एंट्रोपी हो गई, एंट्रोपी की बात लिखते हैं, एंथैल्पी दैट इज H1, एंथैल्पी इज 3288.3, दैट इज किलो जूल पर केजी। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या लिखना, आपको क्या चाहिए हमको, नेक्स्ट हमको चाहिए कि एंट्रोपी कितनी है, दैट इज 6.6353, 6.6353, 6.6353। क्लियर? सो ये किलो जूल पर केजी केल्विन है ना, ये इसकी यूनिट ये होगी। तो ये हमारी एंथैल्पी हो गई इनलेट पे, और ये इनलेट पे एंट्रोपी हो गई। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि आउटलेट है ना, आउटलेट पे क्या प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट करनी है। आउटलेट पे प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए हमें प्रेशर पता है सिर्फ, है ना, दैट इज 3 मेगा पास्कल। अब 3 मेगा पास्कल हमें पता है, अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, we know for throttling process the enthalpy remain constant, that is H1 will be equals to H2। ये हमने पढ़ा था जब ओपन सिस्टम में प्रोसेसेस को एनालिसिस किया था, तो एंथैल्पी सेम होता है। तो इस P2 के कॉरस्पॉन्डिंग H2 कितना होना चाहिए, ये हमें पहले से पता है ना, वो किसके बराबर, H1 के, तो इसकी वैल्यू भी यही होगी। क्लियर है? अब हमें चाहिए कि एंट्रोपी चाहिए, है ना, एंट्रोपी चाहिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये P2 जो है वो 3 मेगा पास्कल में स्टीम की स्टेट एट द आउटलेट क्या है, स्टेट मतलब वो सैचुरेटेड है, वेट रीजन में है कि सुपर हीटेड रीजन में। तो हम क्या करेंगे, इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को चेक करते हैं, है ना, और हमारा प्रेशर कितना है, 3 मेगा पास्कल। अब हम दोबारा से जाते हैं अपना स्टीम टेबल पे, और स्टीम टेबल में हम यूज करेंगे प्रेशर टेबल, है ना, और प्रेशर टेबल में हम 3 मेगा पास्कल यानी कि 3000 केल्विन, है ना, सॉरी 3000 किलो पास्कल। अब 3000 किलो पास्कल में अगर आपको स्टेट का पता करना है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सिर्फ एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, तो आप एक बार देखें कि आपकी एंथैल्पी गैस की कितनी है। गैस की एंथैल्पी देखिए, ये Hg ये रहा, है ना, Hg ये रहा, तो Hg कितना है आपका, दैट इज दिस वन, दिस इज योर Hg, है ना, ये कॉलम क्या है, Hg बता रहा है, और 3000 पे Hg कितना है आपका, दैट इज 2803.2, और आपकी एंथैल्पी 3000 किलो पास्कल या फिर 3 मेगा पास्कल पे कितनी है, 3288। इसका मतलब जो आपकी एंथैल्पी है एक्चुअल उस प्रेशर पे, वो गैस की एंथैल्पी से ज्यादा है, यानी कि वो स्टीम क्या होगी, सुपर हीटेड होगी। क्लियर है? वो स्टीम क्या होगी, सुपर हीटेड होगी। तो 3 मेगा पास्कल पे हम आ जाते हैं सुपर हीटेड टेबल में, ये आ गया आपका 3 मेगा पास्कल सुपर हीटेड टेबल। ठीक है, 3 मेगा पास्कल। इसमें आपको क्या देखना है कि एंथैल्पी देखनी है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको दिया नहीं गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी गई, एंथैल्पी। एंथैल्पी आपकी कितनी है, 3288, है ना, तो 3288 किसके बीच में आता है, ये और ये, है ना, इन दोनों के बीच में आता है। नाउ हम 3288 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एंट्रोपी निकालनी होगी तो वो इस दोनों के बीच में आएगी, है ना। उसके लिए हम जब हमारे स्टीम टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं दी हो तो हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन मेथड आप लोग सब जानते हैं, लीनियर मेथड होता है, इसको मैं यूज सिंपल तरीके से यूज करना सिखाता हूं। आपको बस ये चीज लिख लेनी है कि आपका जो एंट्रोपी है, एंथैल्पी है फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू, आपकी जो एंथैल्पी है वो ये है एक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी कितनी है, इतनी है। फिर उसके बाद आपकी एंट्रोपी, एंथैल्पी इतनी है और एंट्रोपी इतनी है। इसके बीच में आपका एग्जैक्ट वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज 3288। क्लियर? सो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, दैट इज 3231.7, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6.9235, और सिमिलरली 33449, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 7.0856। अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें इंटरपोलेशन मेथड हम यूज करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्टीम की क्या स्टेट है, स्टीम इज सुपर हीटेड, एट द एग्जिट इट इज ऑल्सो सुपर हीटेड। वाई? क्योंकि
at P2 the Hg is less than H2. क्लियर है, ये मेंशन मैंने यहां पे कर दिया. ओके, now we'll do we have to find out what the entropy है ना, entropy at P2 and H2. H2 कितना है हमारा 3288.3. क्लियर है. तो अब लीनियर इंटरपोलेशन हम लगाएंगे. देखिएगा बहुत इजी है, हमें पता है, मैं यहां पर टेबल को लिख दे रहा हूं थोड़ा तरीके से, है ना. दो वैल्यूज थी हमारी, दैट इज 3231.7, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी कितना था 6.9235, और दूसरी वैल्यू थी 3344.9, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 7.0856. अब हमारी जो एंथैल्पी है वो इसके बीच में लाई करती है ना, इसीलिए इसकी एंट्रोपी भी इसके बीच में लाई करेगी. तो हमें वो एंट्रोपी निकालनी है, लेट्स से दैट इज S2. क्लियर, वो क्या है S2. अब लीनियर इंटरपोलेशन लगाना है तो आपको क्या करना होगा, इधर हम एंथैल्पी लेते हैं, दैट इज 3231.7 माइनस S2 डिवाइड बाय 3231.7 माइनस 3344.9. क्लियर. अब ये जो हमारा रेशो है ये किसके रेशो के बराबर होना चाहिए, एंट्रोपी के रेशो के बराबर होना चाहिए, है ना, वही लीनियर इंटरपोलेशन बोलता है. तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है, आपको इसके और जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके बीच का डिफरेंस एंड फुल डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू. उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो एंट्रोपी होगी वो लिख देंगे, दैट इज 6.9235 माइनस S2, सॉरी यहां पे एंथैल्पी आएगी क्योंकि ये एंथैल्पी है ना, गलती से S2 लिख दिया. यहां पे 3288.3 आएगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी कितनी है S2 है, ये फाइंड आउट करनी है. यहां पे एंथैल्पी आएगी, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है. अब ये क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी फाइंड लिख सकते हैं हम, दैट इज दिस वैल्यू माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.856. अब इसको सॉल्व करोगे तो S2 फाइंड आउट हो जाएगा. S2 will comes out to be into 6.9235 minus 7.0856, that is minus 6.9235. So that will comes out to be 7.0045 किलो जूल पर kg केल्विन. क्लियर. सो S2 भी आ गया है, S1 भी है हमारे पास. नाउ वी कैन फाइंड आउट S जनरेशन, दैट इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1. क्लियर. सो 7.0045 माइनस S1 इज व्हाट, S1 6.6353, 6.6353. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.0045 minus 6.6353. So that is comes out to be 0.3692 किलोजूल पर केजी केल्विन. क्लियर. सो ये हमारा S जनरेशन. सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. स्ट्रीम होगा तो ध्यान रखना है कि स्ट्रीम टेबल का यूज करना है, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंटरपोलेशन का यूज करके हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसकी वैल्यू हमारी एग्जैक्ट स्ट्रीम टेबल में नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज a 50 kg block of iron casting at this temperature is thrown into a lake, large lake, that is at temperature of 285 Kelvin. The iron block eventually reaches thermal equilibrium with the lake water, assuming an average specific heat of 0.45 kilojoule per kg Kelvin for the iron.
determine the entropy change of iron block, the entropy change of lake water and the entropy generated during this process. क्लियर? इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयरन का ब्लॉक था जिसको कास्टिंग करके बनाया गया और उसका इनिशियली टेम्परेचर जो कास्टिंग के बाद है वो 500 केल्विन, ठीक है, और 50 ग्राम का वो ब्लॉक है। उसको एक लेक में डिप किया गया जो कि लेक था किसमें, किस टेम्परेचर पे, 285 केल्विन पे। अब क्या है कि लेक में डालने के बाद वो आयरन ब्लॉक क्या है, हीट रिजेक्ट करेगा क्योंकि टेम्परेचर लेस है ना, कम टेम्परेचर है, तो वो हीट रिजेक्ट करके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है लेक के वाटर के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस हीट ट्रांसफर प्रोसेस की जो कूलिंग प्रोसेस ऑफ आयरन ब्लॉक है उसमें वाटर का टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि लेक का टेम्परेचर, लेक है ना, लेक में बहुत सारा वाटर है और उस वाटर के टेम्परेचर के डिफरेंस लाने के लिए आपको बहुत हाई हीट देनी पड़ेगी जो कि ये सफिशिएंट नहीं है ना। सो दैट इज वाई जो वाटर का लेक के वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है, बट जो ब्लॉक है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वाटर लेक के साथ। ऐसे प्रोसेस में जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इस प्रोसेस में आपको फाइंड आउट करना है कि एंट्रोपी चेंज आयरन की कितनी हुई, एंट्रोपी चेंज लेक की कितनी हुई और एंट्रोपी कितनी जनरेट हुई इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कूलिंग प्रोसेस क्या है, कूलिंग ऑफ आयरन ब्लॉक इनटू द लेक, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दी गिवन वैल्यूज। गिवन क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, सो ब्लॉक का मास कितना है, दैट इज m इक्वल्स टू 50 kg, क्लियर। नाउ टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक दैट इज इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन। नाउ लेक का टेम्परेचर कितना है या फिर उसको हम बोले वाटर का टेम्परेचर कितना है, दैट इज T इक्वल्स टू 285 केल्विन, क्लियर। अब एक वैल्यू और गिवन है आयरन ब्लॉक से लेकर के, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन ब्लॉक 4.5 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट है जो कि किसकी है, ब्लॉक की है। नाउ टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट क्या कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ आयरन ब्लॉक। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ किसकी, आयरन ब्लॉक की हमें एंट्रोपी चेंज निकालनी है। तो आयरन ब्लॉक क्या है, एक सॉलिड है ना, और आयरन ब्लॉक की अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो वी नो दैट कि एंट्रोपी चेंज इज Q/T, यस और नो। या फिर आप इसमें इस इक्वेशन को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, हमने आइडियल गैस की इक्वेशन यूज की थी, है ना। अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी, C, अगर हम V की बात करें, वॉल्यूम लेके चले तो T2/T1 माइनस प्लस R ln V2/V1, ठीक है। अब ये किसके लिए था, गैस के लिए, जो कि कंप्रेसिबल होती है ना, कंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। पर अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में सबसे पहली बात तो वो कंप्रेसिबल नहीं होता, इनकंप्रेसिबल होता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। अब बचा क्या, CV ln T2/T1। अब CV जो है वो स्पेसिफिक हीट है। सॉलिड के केसेस में स्पेसिफिक हीट ना तो कांस्टेंट प्रेशर और ना वॉल्यूम में अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होती है, दैट इज C। सो ln C T2/T1, ये क्या होगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ आयरन ब्लॉक। और अगर मैं इसको आपको वैसे बताऊं तो del Q/T, और हीट ट्रांसफर उसमें जो हो रही है वो क्या है, C dt/T। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा, क्लियर। सो C ln T2/T1, ये हो गया एंट्रोपी चेंज ऑफ योर आयरन ब्लॉक। अब आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है वो कितना है, 500, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा, 285, क्योंकि वो क्या कह रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर सेम हो जाता है, क्लियर। सो ये क्या देगा आपको, एंट्रोपी चेंज ऑफ आयरन ब्लॉक। तो C की वैल्यू रखेंगे हम, ln टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में। T2 कितना है, 285, वही रखेंगे, डिवाइड बाय 500। अब आप इसको सॉल्व करें तो आयरन ब्लॉक की एंट्रोपी चेंज कितनी आएगी, पहली बात तो वो नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर फॉर्मूले में भी अगर आप रखेंगे तो वो वैल्यू किस में देगा, नेगेटिव में देगा, क्लियर।
285 डिवाइड बाय 500। सो ये वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी हाँ, ये वैल्यू आ गई पर यूनिट मास बेसिस पे। तो ये कितना है 0.253, ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हमारे को मास भी दिया है, तो अगर मैं मास आयरन की मास से भी मल्टीप्लाई करूं तो m इंटू दिस वैल्यू दैट इज 0.253, नेगेटिव साथ में रहेगा, 50 इंटू 0.253, सो ये कितना हो जाएगा इंटू 50, दैट इज -12.6, इसको आप ले 48 किलो जूल पर केजी, सॉरी केजी हट जाएगा, केल्विन रहेगा, है ना, पर केल्विन। तो आयरन की क्या रही, यहां पे केजी था, मैंने मास से मल्टीप्लाई किया, केजी यूनिट से कैंसल, है ना, तो ये हो गया किलो जूल पर केल्विन। ये हो गया आयरन का। अब बी पार्ट क्या पूछा है, लेक की, है ना, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ लेक। अब लेक में टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, टेम्परेचर चेंज कुछ नहीं है, लेकिन हीट ऐड हुई क्या, हाँ, हीट कहां से हुई, आयरन ब्लॉक ने जितनी हीट रिजेक्ट की होगी वो कहां गई होगी, लेक में। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस लेक विल बी डेल क्यू बाय टी। अब जो ये हीट ट्रांसफर हो रही है ना, ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है किस पे हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, भाई लेक का टेम्परेचर 285 ही है, उसी टेम्परेचर पे उसमें हीट ऐड हो रही है, कहां से, आयरन से। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो हम इसको क्यू बाय टी लेंगे, है ना, हीट की क्या हो जाएगा, क्यू बाय टी। क्लियर है। नाउ दिस क्यू हैज टू बी फाइंड आउट, और ये क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर, ये क्या है, हीट, इसको रिजेक्टेड लिख सकता हूं मैं, रिजेक्टेड बाय आयरन ब्लॉक टू लेक, ठीक है। और ये क्या है, ये किसके बराबर होगी, लेक ने कितनी हीट रिजेक्ट की, दैट सॉरी आयरन ब्लॉक ने कितनी की, MC T2 माइनस T1, यस और नो, T2 माइनस T1, इतनी हीट रिजेक्ट की होगी। अब ये रिजेक्टेड है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव साइन है, मास कितना हो गया 50, 0.45 इंटू 285 माइनस 500, ये किस में आ जाएगा, ये हीट एडिड टू दी लेक कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.45 इंटू 285 माइनस 500, so that will comes out to be, sorry, 50 into 0.45 into 285 minus 500, is it 500, yes, so that will comes out to be 4837.5 किलो जूल, ठीक है। नेगेटिव साइन कहां चला जाएगा, देखिए 285 से 500 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वैसे भी हीट एडिड टू दी लेक है, तो जितनी भी हीट होगी वो पॉजिटिव ही ली जाएगी, क्लियर। सो अब हम एंट्रोपी ऑफ लेक फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो किसके बराबर है कि कितनी हीट उसको दी गई डिवाइड बाय किस टेम्परेचर पे दी गई, वो केल्विन में, ठीक है, 285 डिवाइड बाय 285, सो इट कम्स आउट टू बी 16.973 किलो जूल पर केल्विन। ये क्या है, इतनी एंट्रोपी लेक की बढ़ी होगी, ठीक है, इस हीटिंग कूलिंग प्रोसेस ऑफ आयरन के। अब क्या पूछा है, सी पार्ट, द एंट्रोपी जनरेटेड, आप देख पा रहे होंगे ये जो आयरन की एंट्रोपी है वो डिक्रीज हुई, है ना, कम हुई, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज हुई, और लेक की एंट्रोपी इंक्रीज हुई, तो कुछ एंट्रोपी जनरेट हुई होगी, है ना, वही एंट्रोपी जनरेट किसके बराबर होगी, वो एंट्रोपी जनरेट किसके बराबर होगी हमारी, द एंट्रोपी ऑफ लेक प्लस द एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर, सॉरी आयरन, क्लियर, दिस विल बी आयरन। अगर मैं दोनों को सपोज ये लेक है, अगर हमारा ये लेक है
और ये इसमें आयरन ब्लॉक है, इसको हम पूरा सिस्टम कंसीडर करें तो ये क्लोज सिस्टम है, कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट का इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ, है ना, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा है कि एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ योर सिस्टम, एंड सिस्टम इज लेक एंड वाटर इन दिस केस, क्लियर। सो ये एंट्रोपी जनरेशन के बराबर हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को पुट करें तो ये कितना है 16.973 प्लस ये क्या है नेगेटिव में, दैट इज 12.648 सो आप इसको एड ऑन करेंगे तो ये दोनों में से माइनस हो जाएगा, 16.973 माइनस 12.648, so it comes out to be 4.325. so it is clear from this example also that the entropy generation is always a positive quantity. ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर नेचर में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो उसमें एंट्रोपी जनरेशन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही कहलाएगी, क्लियर। Now moving to next example and last example of today's class, that is consider steady heat transfer through a wall, brick of wall of a house of thickness this one on a day when the temperature of outdoor is 0 degrees Celsius. The house is maintained at 27 degrees Celsius. The temperature of the inner and the outer surface of the brick wall are measured to be 20 degrees Celsius and 5 degrees Celsius respectively, and the rate of heat transfer through the wall is this. Determine the rate of entropy generation in the wall and the rate of total entropy generation associated with this heat transfer process. एक वॉल्व है, ठीक है, एक वॉल है, सॉरी एक वॉल है इस तरह से, ठीक है, इस वॉल के इनसाइड ये क्या है, इनसाइड एरिया, ये क्या है, आउटडोर बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इनसाइड में जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, और ये वॉल इस तरह से बनी है कि यहाँ की जो इनर सरफेस है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एंड जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। आउटडोर का टेम्परेचर कितना मेंटेन है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये एक कंडीशन है, इसकी डायमेंशंस दी है कि वॉल की डायमेंशन कितनी है, 5 मीटर एंड 7 मीटर ब्रिक वॉल है ऑफ हाउस, एंड थिकनेस मतलब ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इसके थ्रू एक हीट ट्रांसफर अकर हो रहा है, अगर मैं इसको शो करूं तो एक हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विच इज क्यू, ठीक है, और इस हीट के ट्रांसफर से जो टेम्परेचर मेंटेन है वो इस कंडीशन में, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेटेड इन द वॉल, ये जो वॉल है उसमें कितनी हीट एंट्रोपी जनरेट होगी ड्यूरिंग दिस हीट ट्रांसफर प्रोसेस, एंड द रेट ऑफ एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी जनरेशन एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफर प्रोसेस। जब हम इस पूरे प्रोसेस को इंडोर और आउटडोर को लेकर चले, उसमें जो हमारा एंट्रोपी का जनरेशन हो रहा है उसमें कितनी टोटल एंट्रोपी जनरेट होगी, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज में हमने क्या लिखना है कि हमारा डायमेंशन है ना, दैट इज 5 into 7 मीटर स्क्वायर, and the wall thickness suppose L, that is 30 centimeter. Q is given, that is this. The inner area of the wall is 20 degree Celsius. The outside wall temperature is 5 degree Celsius, ठीक है, and the indoor that can be represented by I am using it as T1, ठीक है, T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटडोर दैट इज T2 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये गिवन वैल्यूज है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए पार्ट, द एंट्रोपी जनरेशन, सॉरी द एंट्रोपी जनरेशन इन वॉल, वॉल में कितनी एंट्रोपी जनरेट हो रही है।
अब ये प्रोसेस जो है हीट ट्रांसफर का, ये एक स्टडी फ्लो प्रोसेस कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है और टेम्परेचर अगर मेंटेन्ड है यही, तो वो स्टडी होगा, क्योंकि द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टैंड? तो एंट्रोपी जनरेशन फॉर वॉल will be what? Steady flow process. So entropy, that is at the exit, minus the entropy that is at the inlet, माइनस डेल क्यू बाय टी। जितना हीट का ट्रांसफर, भाई यही था ना, दो चीजें थी कि एंट्रोपी कितनी मास की वजह से ट्रांसफर हो रही है और कितनी हीट की वजह से ट्रांसफर हो रही है। अब मास का ट्रांसफर, यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, देखिए वॉल के थ्रू कोई मास ट्रांसफर तो नहीं होगा, तो ये जो मास के ट्रांसफर की वजह से इसको जीरो कंसीडर करें, क्योंकि इसकी वजह से कोई एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से है? हीट के ट्रांसफर की वजह से है। क्लियर? अब हीट का ट्रांसफर जो है इस केस में दो टेम्परेचर से एसोसिएटेड है। यस और नो? दिस द 27 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, यहां हीट जो ट्रांसफर हुई वो 27 डिग्री सेल्सियस से 20 में हुई, यानी कि 20 में हीट रिजेक्ट हुई होगी, यानी कि 20 में हीट ऐड की गई होगी। और 5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में हीट ट्रांसफर हुई, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट रिजेक्ट की गई होगी। कितनी? क्यू। यानी कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है या ऐड हो रही है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है ना? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है देन वी कैन से दैट इज Q बाय टी। क्लियर? अब बस Q को चेक करना है कि ये जो दो टेम्परेचर से एसोसिएटेड है ये उस टेम्परेचर के लिए एडिड है या रिजेक्टेड है। ऐड होगी तो उस टेम्परेचर के लिए ऐड होगी हीट तो पॉजिटिव, अगर रिजेक्ट होगी तो वो नेगेटिव। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस नेगेटिव साइन हियर। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इनर टेम्परेचर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या है? तो 27 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रांसफर हुई टू दी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट का एडिशन हुआ। यस, हीट ऐड हुई, यानी कि उसको क्या लेंगे? Q1 क्या Q ही रहेगा इनर, है ना? फिर उसके बाद हम क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रांसफर हुई 0 डिग्री सेल्सियस में, है ना? हाई टेम्परेचर से लो ही जाएगी, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई, तो वो माइनस हो जाएगी, है ना? सो माइनस Q बाय टी आउट। क्लियर? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस साइन यहां पे, ये कितना टेम्परेचर, कितनी हीट हुई? हीट की वैल्यू कितनी है? 1035। सो ये 1035 डिवाइड बाय इनर टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको 20 को क्या करना पड़ेगा? 273 से ऐड करना पड़ेगा केल्विन में बनाने के लिए। माइनस, ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, 1035 डिवाइड बाय दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 का 270 सॉरी प्लस 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? नेगेटिव 1035 डिवाइड बाय 20 प्लस 273 माइनस 1035 डिवाइड बाय 278। क्लियर? सो ये कितना आया? माइनस माइनस, नेगेटिव साइन बाहर वाला तो वैसे ही है, माइनस 1.9। क्लियर है? तो माइनस माइनस ये जो माइनस है ब्रैकेट खोल के क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 1.9 किलो जूल पर केजी, सॉरी केल्विन, क्योंकि हीट जो है वो किलो वॉट में है ना, किलो वॉट में है। यस, वॉट में है, तो इसको हमें किस में लेना पड़ेगा? वॉट, किलो वॉट पर केल्विन। यूनिट का ध्यान रखना है, हीट किस में है? वॉट में, किलो वॉट में या वॉट में, सॉरी वॉट में है, तो हमें इसको वॉट में ही लेना होगा। हीट, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, ये किस में है? वॉट में। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में, तो हमारी यूनिट क्या आएगी? वॉट पर केल्विन। क्लियर? सो ये हीट जनरेशन किसके लिए हो गया? वॉल के लिए। अब बात आ रही है कि बी पार्ट क्या निकालना है? द रेट ऑफ टोटल एंट्रोपी जनरेशन
एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफर प्रोसेस, मतलब इस हीट ट्रांसफर प्रोसेस में टोटल कितना एंट्रोपी जनरेशन हुआ। क्लियर? नाउ टू फाइंड आउट द entropy, that is rate of entropy associated with the total heat transfer, हमें टोटल हीट ट्रांसफर कहां से हो रही है, इनसाइड और आउटसाइड से, है ना। तो अगर हमें ये टोटल इनसाइड और आउटसाइड से लेकर के इस एंट्रोपी के जनरेशन को फाइंड आउट करना है, तो हमें सिस्टम किस तरह से लेना पड़ेगा, ये बाउंड्री हमारा इस तरह से हो जाएगा कि हमारा जो आउटसाइड की जस्ट बाउंड्री है और जो इनसाइड की जस्ट बाउंड्री है, जहां पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है, वो हमारा सिस्टम की तरह काम करेगा, है ना। और इसी में हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है, अगेन द एंट्रोपी चेंज, द एंट्रोपी जनरेटेड विल अगेन बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग द हीट टोटल, इसको मैं टोटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, टोटल, है ना। तो ये किसके बराबर होगी, अगेन वही हीट ट्रांसफर, द समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, द एंट्रोपी विच इज जनरेटेड ड्यू टू द हीट ट्रांसफर, है ना। और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर अब हो रहा है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं, नेगेटिव, दैट इज द Q विच इज T1 के रिस्पेक्ट में। अब यहां से हीट रिजेक्ट हुई, है ना, तो किस टेम्परेचर पे रिजेक्ट हुई, T1 टेम्परेचर पे, तो ये कितना होगा, नेगेटिव, प्लस इस टेम्परेचर पे क्या हुई, रिसीव हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। दोबारा से दिखा देता हूं, यहां से 27 डिग्री सेल्सियस से हीट कहां ट्रांसफर हुई, 20 डिग्री सेल्सियस, 27 से 20 पे, तो 27 ने रिजेक्ट की, तो यानी कि वो क्या हुआ, नेगेटिव, और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे रिसीव हुई, यानी कि वहां ऐड हुई, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, T2 पे पॉजिटिव। तो इस क्वांटिटी को अगर मैं लिखूं, नेगेटिव साइन, दैट इज 1035 डिवाइड बाय T1, ये कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये केल्विन में हो गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन, प्लस 1035 डिवाइड बाय 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना हो गया, 273 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एस जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल हीट ट्रांसफर। इसको सॉल्व करेंगे, 1035 डिवाइड बाय 300 माइनस, दैट इज 1035 डिवाइड बाय 273, तो ये हो जाएगा आपका 0.341 किलो जूल पर, सॉरी, फिर अगेन दैट इज नॉट किलो जूल, इट इज वॉट पर केल्विन, है ना, यूनिट क्या रहेगी, वॉट पर केल्विन। सो ये आपका एंट्रोपी जनरेशन है ड्यूरिंग दी टोटल हीट ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने तीन तरह से एग्जांपल लिए, एक जो हमारा ओपन सिस्टम को लेकर के है ये, और एक हमारा क्लोज सिस्टम को लेकर के, है ना, तो और हमारा सॉलिड्स को लेकर के और लिक्विड को लेकर के, है ना। तो ये हमारे लगभग तीनों एग्जांपल से हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा, पढ़ा थ्योरी में, उसको हमने यहाँ पर अप्लाई करना सीखा। नाउ फॉर थर्मोडायनेमिक्स, जितना फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में जो हमारा फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में थर्मोडायनेमिक को लेकर के कोर्स रहता है, सिलेबस रहता है, वो कंप्लीट हो गया है ना। उसमें सारे न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर लिया गया है, एंट्रोपी तक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट स्टार्ट होगा, उसकी क्लासेस जल्दी ही आपको उसका नोटिफिकेशन सेम यूट्यूब चैनल पे आपको सेम सब्जेक्ट के अंडर, बेसिक एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है फर्स्ट ईयर को लेकर के, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उस लिंक को ज्वाइन करके आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अभी तक पढ़ाया मैंने, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप उसमें डाल सकते हैं। हम आप ट्राई करेंगे आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दें और आपके डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स, and if you feel any doubt, any queries related to that, you can contact us. Thank you.